नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHT 3 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी यूनिट के सारांश को। इनसे पहले की वीडियो में हमने इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है, उसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं इस यूनिट के सारांश को। इस इकाई में आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। आपने यह निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि प्रेमचंद का गोदान किसान जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्त करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है। यह प्रेमचंद की आकस्मिक रचना नहीं है, वरन उसके जीवन भर के सृजनात्मक प्रयासों का निष्कर्ष है। तो ये जो उपन्यास था गोदान, इस उपन्यास में भारतीय किसानों के जीवन और उनकी लड़ाई को दिखाने वाली सबसे महान रचना ये मानी गई है। इसकी कहानी में प्रेमचंद ने अचानक से ही इसकी कहानी हमें नहीं दिखाई, बल्कि ये पूरी कहानी प्रेमचंद के जीवन की मेहनत, समझ और उनकी लेखन कला का सबसे बेहतरीन नमूना हमारे सामने दिखाया गया। होरी जैसे अल्प भूधारक किसान का जीवन भर सामंती व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष भारतीय किसान की त्रासदी को हमारे समक्ष वो स्पष्ट कर देता है। अपनी जान और कुल मर्यादा से भी प्यारी जमीन को बचाने के प्रयासों में अपना सब कुछ खोकर वह मजदूर हो जाने पर विवश हो जाता है। जमींदार, साहूकार, अफसर, पटवारी और पुरोहित जैसी अनेक शोषक शक्तियां एक किसान को भूमि से वंचित कर मजदूरी की ओर धकेलने में सहायक हो जाती है। शोषक यहाँ जमींदार ही है जो पहले सामंतवाद को पोषित कर रहा है और अब पूंजीवादी व्यवस्था का नियामक होता चला जा रहा है। वास्तव में गोदान ये एक ऐसा कालखंड की कथा है जिसमें सामंती समाज के अंग किसान और जमींदार दोनों ही मिट रहे हैं और पूंजीवादी समाज के मजदूर तथा उद्योगपति उनकी जगह ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि होरी जैसे सीधे साधे किसान का इस जमींदारी सिस्टम से जीवन भर लड़ना और हमारे देश के किसानों के सबसे बड़े दुख को इस उपन्यास में दिखाया गया। एक किसान के लिए उसकी ज़मीन उसकी जान और ख़ानदान की इज्जत से भी ज़्यादा बढ़कर होती है, पर उसे बचाने के चक्कर में होरी क्या करता है, अपना सब कुछ गवा बैठता है और आखिर में क्या होता है, मजदूर बनने के लिए होरी विवश हो जाता है। गांव का जमींदार और जो लालची साहूकार थे, सरकारी अफसर, पटवारी और पंडित, ये सभी मिलकर एक गरीब किसान को उसकी ही जमीन से बेदखल करके उसे मजदूरी के दलदल में धकेल देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा लुटेरा वही जमींदार है जो अपनी पुरानी जमींदारी प्रथा को पाल रहा था और अब नए जमाने के पैसों वाले खेल का वो मालिक बनता जा रहा है। गोदान उपन्यास असल में इतिहास के एक ऐसे बदलते दौर की कहानी है इसमें, जहाँ पर पुराने ज़माने के जो पारंपरिक किसान थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे, इन दोनों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता इसमें दिखाया गया है। अब इनकी जगह एक नए दौर के मजदूर और बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले जो अमीर व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, इनकी जगह लेने का काम किया। आगे देखो, प्रेमचंद के जबरदस्ती 8 मई 1933 नामक लेख में भारतीय किसान की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने लिखा कि भारतीय किसान की इस समय जैसी दयनीय दशा है उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा को वह स्वयं जानते हैं या उनका भगवान जानता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था जबरदस्ती, जिसमें इन्होंने देश के किसान की जो बदहाली थी उसका जिक्र किया। इसमें प्रेमचंद का कहना था कि हमारे गरीब किसानों की हालत इतनी ज़्यादा खराब है और इतनी तरस खाने लायक है कि उनके इस दुख को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। उनकी इस भयंकर बर्बादी और इस दुख का एहसास या तो खुद उन किसानों को है या फिर ऊपर बैठे जो भगवान हैं उन्हें है। जमींदार को समय पर माल गुजारी चाहिए, सरकार को समय पर लगान चाहिए, किसान को खाने के लिए 2 मुट्ठी धन चाहिए, पहनने के लिए एक चीथड़ा चाहिए सब कुछ, पर एक और तुषार तथा अतिवृष्टि फसल चौपट कर रही है और एक और आंधी उनके रहे सहे खेत को भी वो भ्रष्ट कर रही है। दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैजा,
शीतला उनके नौजवानों को हरी भरी तथा लहराती जवानी में जो है उसी तरह उठाए लिए चली जा रही है जिस तरह लहलहाता खेत अभी 6 दिन पूर्व के पत्थर पाले से जो है जल गया। तो इतने में क्या बताया कि जमींदार को हर हाल में समय पर क्या था, अपनी टैक्स की कमाई चाहिए थी और सरकार को भी अपना लगान जो है वो वक्त पर वसूलना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो किसान की मांग बस इतनी सी थी कि उसे जीने के लिए 2 मुट्ठी अनाज और तन ढकने के लिए जो है एक फटा पुराना कपड़ा, बस इतना ही मिल जाए। अब किसानों की ज़रूरतें तो बहुत सी है, लेकिन क्या हुआ कि कभी उन पर भयंकर पाला पड़ने लगता है तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। वहीं पर रही कहीं कसर जो है वो समाज में जो फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे कि हैज़ा, प्लेग और चेचक, वो इन बीमारियों से रही सही कसर पूरी हो जाती है, जो घर के जवान बच्चों को असमय ही क्या करती है, मौत के मुंह में ढकेल देती है। अब उनकी मौत ठीक उसी तरह अचानक होती है जैसे कि कोई हरा भरा लहराता हुआ खेत जो है वो महज 6 दिन पहले जो उस पर ओले गिरते हैं और बर्फ के पाले से जो है पूरी तरह झुलसकर खाक हो जाता है। गल्ला पैदा हो रहा है पर भाव इतना मंदा है कि कोई 2 वक्त भोजन भी जो है नहीं कर सकता। स्त्री के तन पर जो 2-4 गहने थे वह साहूकार के पेट से बचकर सरकार की मालगुजारी के पेट में चले गए। नन्हे बच्चे जो चीथड़े ओढ़कर जाड़ा काटते थे वही अब उनका पिता पहनकर क्या कर रहा है, अपने तन की लाज ढक रहा है। माता के पास केवल इतना ही वस्त्र है जिससे वह अपने घूंघट काट सके, धोती चाहे घुटने तक ही क्यों ना खिसक आए। अब यहाँ पे क्या बताया, किसानों की स्थिति बताई जा रही है यहाँ पे कि खेतों में अनाज जो है वो पैदा तो होता है लेकिन बाजार में उनकी कीमत इतनी कम मिलती है कि किसानों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। घर की जो औरतें हैं उनके पास पहनने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही उनके पास बहुत सारे गहने हैं। गरीबी इतनी है कि कड़ाके की ठंड में बच्चों के कपड़े पिता को पहनने पड़ रहे हैं अपनी ठंड बचाने के लिए और अपनी इज्जत जो है बचाने के लिए। तो इतनी गरीबी है इन किसानों के पास। आगे देखो, प्रेमचंद अपने लेखों में बार बार किसान द्वारा एक बार कर्ज देने पर जिंदगी भर तक उस कर्ज के बोझ को ढोते रहने की विवशता को जो है रेखांकित करते हैं। होरी द्वारा कर्ज से मुक्ति के लिए जी जान से की जाने वाली कोशिशें उसकी विवशता को जो है बयान करती है। चौतरफा शोषण को झेलने के लिए मजबूर होरी कुछ न कर पाने की स्थिति में जो है भाग्य पर दोष लगाकर और शिथिल हो जाता है। मजबूरी में ही सही, जमींदारों के पैर सहलाने में ही वह जो है अपना भला समझता है। अब क्या हुआ, इस उपन्यास में प्रेमचंद ने ये दिखाया कि हमारे देश का किसान अगर एक छोटा सा भी कर्ज ले ले तो वो पूरी जिंदगी उसके ब्याज के जाल से जो है बाहर ही नहीं निकल पाता। होरी इस कर्ज की गुलामी से आज़ाद होने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसकी ये छटपटाहट जो है वो केवल उसकी विवशता ही नहीं बल्कि सभी किसानों की विवशता भी दिखाती है। जब चारों तरफ से होने वाली लूट को होरी रोक नहीं पाता तो वो थक हार कर क्या करता है, सब कुछ अपनी फूटी किस्मत पर छोड़ देता है और बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। अपनी इसी लाचारी के कारण वो जमींदारों और बड़े लोगों के सामने झुकने और उनके पैर सहलाने यानी कि उनकी जी हजूरी करने में जो है होरी अपनी भलाई समझने लगता है। किसानों के भाग्यवादी अंधविश्वासी होने के कारण जो है भी उसका सामाजिक और आर्थिक शोषण होने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। प्रेमचंद ने किसानों के शोषण की इस ना खत्म होने वाली श्रृंखला में होरी पर बिरादरी द्वारा लगाए गए जुर्माने और डांड के प्रसंग को जो है विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर किसानों का जो अंधविश्वासी होना था और सब कुछ किस्मत के भरोसे पर छोड़ देना, यही शोषक जो वर्ग था उनके लिए हथियार बन जाता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक लूट को जो है आसानी मिलती है। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने इस कभी ना खत्म होने वाले जुल्म को दिखाने के लिए क्या किया, इस उपन्यास में होरी पर अपनी जात बिरादरी द्वारा लगाया गया जो जुर्माना था उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। जाति प्रधान समाज व्यवस्था की निष्ठुर अमानवीयता ने होरी पर लगाए जुर्माने और दांड को चुकाने के लिए होरी जो है वो खुद ही अनाज के टोकरे भर भर कर पंचायत में जो है पहुंचा आता है।
वह बिरादरी द्वारा बहिष्कृत होने जाने के डर से विवश होकर यह सब करता है। उसका शोषण करने वालों के समक्ष समर्पण अपने बचाव का ही प्रयास है। समर्पण और समझौता किसान जीवन की त्रासदी के जो है दो महत्वपूर्ण सत्य हैं। प्रेमचंद होरी के माध्यम से भारतीय किसान के चौतरफा शोषण के कारण हुई उसकी दयनीय स्थिति को जो है उजागर करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो समाज था, समाज के इस पत्थर दिल और बेरहम नियम के आगे होरी इतना डर जाता है कि वो जुर्माने के अनाज को खुद क्या करता है, अपने हाथों से भर भर कर पंचों के घर में पहुंचाता है। और वो सब क्या करते हैं, अपनी मर्जी, ये सब होरी जो है अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि डर के कारण करता है कि कहीं बिरादरी से उसका जो है हुक्का पानी बंद ना कर दिया जाए, यानी कि उसे उसकी बिरादरी और समाज से जो है अलग ना कर दिया जाए। तो इस डर से होरी ये काम मजबूरी में करता है। अब जो गांव के पंच थे, उन पंचों के सामने होरी का इस तरह घुटने टेक देना यानी कि समर्पण कर देना, ये कोई कायरता नहीं है बल्कि समाज में रहकर खुद को और अपने परिवार को बचाने की जो है ये होरी की एक कोशिश थी। जुल्म के आगे घुटने टेकना और परिस्थितियों से हार मान लेना, यही हमारे देश के किसानों के जीवन का सबसे बड़ा जो है दुख माना जाता है। प्रेमचंद ने होरी के इसी लाचार चरित्र के जरिए पूरे भारत के जो सीधे साधे किसान हैं, उन किसानों के चौतरफा हो रहे दमन और इस दयनीय हालत को जो है दुनिया के सामने रखने का काम किया है। महाजनी सभ्यता के पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में उभरते खतरे को प्रेमचंद जान चुके थे। किसान और उसकी भूमि से जुड़े रिश्ते को धीरे धीरे यह खत्म कर रही थी, तो जमींदारों के कर्ज दे देकर उनके अस्तित्व को मिटा रही थी। कृषक सभ्यता के ये दोनों स्तंभ धराशाही हो रहे थे। यहाँ पे बताया कि जो प्रेमचंद थे वो इस बात को पहले ही समझ गए थे कि पैसों का ये जो नया खेल था, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, समाज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। ये नया सिस्टम एक तरफ तो किसानों को उनकी प्यारी ज़मीन से अलग कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े ज़मींदारों को भारी कर्ज के जाल में जो है फंसाकर मिटा रहा था। इसके कारण खेती और किसानी से जुड़े समाज के दो मुख्य जो खंभे थे, पहला तो किसान और दूसरा ज़मींदार, ये दोनों ही पूरी तरह जो है वो बिखर गए थे। होरी का किसान से मजदूर बनना इसी वास्तविकता को दर्शाता है। होरी का यह निर्णय उसका अपना नहीं है, यह उसकी विवशता है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दबावों का परिणाम है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के कृषक सभ्यता, संयुक्त परिवार व्यवस्था आदि के प्रति मोह है, लेकिन उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रेमचंद जमींदारी प्रथा या सामंती प्रथा में जी रहे किसानों के शोषण का जो है विरोध नहीं करते। तो ये जो उपन्यास था, इसमें होरी क्या करता है, जिंदगी में जो भी हार मानने वाले फैसले लेता है वो अपनी मर्जी नहीं बल्कि पैसों, समाज, लोक लाज और धर्म के भारी दबाव के कारण लेता है। इसमें प्रेमचंद को पुरानी खेती किसानी की संस्कृति और मिलजुल कर रहने वाले जो बड़े परिवार हैं उनसे लगाव प्रेमचंद ने दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो पुरानी जमींदारी व्यवस्था में तड़प रहे गरीब किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि वो इसके खिलाफ जो है प्रेमचंद ने इसमें आवाज़ उठाई है। जमींदारी प्रथा के शोषक के तरीकों का उन्होंने जो है पर्दाफाश किया, लेकिन औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण व्यक्तिगत संबंधों में पड़ने वाली दरार को वह अच्छी प्रकार से जो है समझ चुके थे और गोबर के बीच में समाप्त होते नहीं और गोबर का केवल अपने बारे में सोचना इसी का जो है संकेत है। गोबर अपनी कमाई का एक पैसा भी घर नहीं बेचता और उसे यह व्यवहार युक्ति संगत भी लगता है। वह लोग तो रुपए पाते ही जो है आकाश में उड़ाने लगेंगे। दादा को तुरंत गायें खरीदने और अम्मा को गहने बनवाने की धुन जो है वो सवार हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जमींदारों द्वारा किसानों को लूटने की हर एक जो चाल थी उसका पर्दाफाश प्रेमचंद ने किया है। इसके साथ ही प्रेमचंद ये भी जानते थे कि नए कारखाने और शहर बनने से अब इंसानों के आपसी जो रिश्ते थे उसमें अब जो है दूरियां आने लगेगी। अब ये उन्होंने कैसे बताया, इसमें जो होरी था और उसका बेटा जो गोबर था, इनके बीच खत्म होता लाड प्यार
और गोबर का केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना इसी बदलती हुई सोच का परिणाम था। अब क्या हुआ, गोबर जो है वो शहर जाकर पैसे तो कमाता है, लेकिन वो अपने बूढ़े माता पिता को एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेजता। वो अपने इस बर्ताव को बिल्कुल सही भी समझता है। गोबर मन ही मन ये सोचता है कि गांव वाले पैसे हाथ में आते ही क्या करेंगे, फिजूल खर्ची करने लगेंगे। गोबर को लगता है कि अगर उसने घर पर पैसे भेजे तो उसके पिता यानी होरी क्या करेंगे, वो गायें खरीदने की जिद लगा लेंगे और उसकी माँ क्या करेगी, गहने बनवाने के सपने देखने लगेगी। तो इस वजह से गोबर जो है अपने घर पर पैसे नहीं भिजवाता। होरी और धनिया की बेहतर जीवन की जो आशाएं गोबर के साथ जुड़ी थी, वह सब गोबर के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से चूर चूर हो जाती है। प्रेमचंद इन बदलते संबंधों के प्रति चिंतित थे और महाजनी सभ्यता को इसके लिए जो है जिम्मेदार मानते थे। तो इसमें जो होरी और धनिया ने क्या किया, अपने बेटे गोबर से बुढ़ापे के सहारे और अच्छे दिनों की जो उम्मीद थी वो लगा रखी थी, लेकिन गोबर का स्वार्थी बर्ताव जो था उसके कारण ये उम्मीद टूट गई। तो इस उपन्यास में प्रेमचंद ने इंसानों के बीच जो खत्म होते रिश्ते थे उसको भी दिखाया है और इन सब के लिए उन्होंने कसूरवार पैसों के लालच को माना है। जैसे कि अपनी मौरूसी की 5 बीघा जमीन को जी जान से बचाने की कोशिश करते होरी धनिया के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। जमींदारी प्रथा भी चरम राती अवस्था में जैसे तैसे कर्ज के सहारे जो है वो जीवित थी। महाजनों बैंकरों की चिरोरी करके अपनी झूठी शान बचाने के लिए और सरकारी अधिकारियों की आव भगत के लिए जो है रुपया उधार लेकर किसी तरह अंतिम सांसें जो है ले रही थी। तो यहाँ पे बताया गया इस उपन्यास में होरी और धनिया वो क्या करते हैं, अपनी पुरखों की 5 बीघे जमीन को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, जिससे उस दौर के किसानों का संघर्ष हमें दिखाई देता है। उस समय तक पुराना जमींदार सिस्टम जो था वो पूरी तरह टूट चुका था और वो खुद भी कर्ज के पहियों में जो है जैसे तैसे घिस रहा था। समाज के बड़े लोग जो थे और जमींदार जो थे उनके आगे जो है सब हाथ पैर जोड़कर झूठी इज्जत बचाने में लगे हुए थे। वो बड़े सरकारी अफसरों की सेवा के दिखावे के लिए क्या करते थे, भारी भारी कर्ज लेते थे, जिसके कारण ये पूरी की पूरी व्यवस्था आखिरी सांसें जो है वो अपनी गिन रही थी। आपने इस इकाई में अध्ययन के दौरान यह महसूस किया होगा कि होरी की गाय की लालसा और उसे पाने और खोने की घटनाओं का महत्व केवल होरी के जीवन की त्रासदी ही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की वास्तविकता को उजागर करने की जो है यथार्थवादी दृष्टि भी है। तो इस पूरे उपन्यास को जब हमने पढ़ा तो हमें ये समझ आया कि होरी के मन में गाय खरीदने की जो इच्छा थी वो उसे खाने पीने, उसे पाने या खोने का जो नाटक हुआ वो केवल होरी के अकेले का दुख नहीं था, बल्कि वो गाय उस जमाने के हर गरीब की सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक तंगी और जो धार्मिक सोच थी उसके आईने को जो है हमारे सामने दिखाती है। गोदान काल के प्रेमचंद को यह विश्वास होने लगा था कि 20वीं सदी समाजवाद की सदी होगी, जिससे गरीब और अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को जो है कम किया जाएगा। प्रेमचंद समझने लगे थे कि तमाम विरोधों के बावजूद समाजवाद को रोकना आसान नहीं होगा और यह आकर ही जो है रहेगा। तो जब प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे तो उन्हें ये भरोसा था कि 20वीं सदी ये बराबरी का दौर होगी, जहाँ पर अमीर और गरीब का जो भेदभाव होगा वो कम हो जाएगा। प्रेमचंद ये समझ चुके थे कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, समाज में ये जो बराबरी की सोच है इसे आने से अब जो है कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। निकट भविष्य में आजकल का पूंजीवादी जमीन पर पड़ा होगा और उसकी लाश पर समाजवाद की जो है धारा बह रही होगी। प्रेमचंद बहुत हद तक नेहरू जी के भारत में समाजवादी व्यवस्था ही असमानता और शोषण को खत्म कर सकती है, इस विचार से जो है सहमति दर्शाते हैं। तो प्रेमचंद का मानना ये भी था कि जो आने वाला समय होगा, इस समय में पैसों का जो ये खेल था, ये पूंजीवाद, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह चारों तरफ जो है समानता हमें दिखाई देगी। प्रेमचंद जवाहरलाल नेहरू के एक विचार से सहमत थे और वो विचार ये था कि देश से ऊंच नीच और लूटपाट को केवल एक समाजवादी जो व्यवस्था है
वो समाजवादी व्यवस्था ही मिटा सकती है। गोदान में राय साहब द्वारा इस विचार की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है: जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा नहीं सुधर सकती। स्वेच्छा अगर स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि गोदान उपन्यास का एक जमींदार पात्र था जिसे हम राय साहब के नाम से जानते हैं। इनका कहना था कि जब तक किसानों को उनके हक कानूनी अधिकार के रूप में नहीं मिलेंगे, तब तक केवल दया दिखाने से इन किसानों की हालत में सुधार नहीं होगा। कोई अमीर आदमी अपनी मर्जी से अगर अपना लालच छोड़ दे तो ऐसा तो कभी कभार ही हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। राय साहब खुद को भी कटघरे में खड़े करते हुए कहते हैं कि मैं अच्छी बातें तो करता हूँ, पर खुद अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार को ऐसे कड़े नियम और नीतियां बनानी चाहिए जो कि जमींदार वर्ग को जबरन अपना लालच छोड़ने पर वो मजबूर कर दे। ऊपरी सुधारों से किसानों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी तंत्र के साथ जमींदारों के संबंध बहुत गहरे थे। इसीलिए तंत्र के साथ पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत थी। कानून बना देने भर से गरीब किसानों, दलितों, मजदूरों को न्याय मिलने की आशा नहीं बनती थी। न्याय, कचहरी और अदालत ये तो पैसे वालों के ही हाथों में खेल रही थी। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर छोटे मोटे बदलावों से हम इन किसानों का भला करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी अफसर और जमींदारों की आपस में बहुत गहरी वो साठगांठ थी। इसीलिए पूरे सिस्टम को ही बदलना ज़रूरी है। सिर्फ कागज़ पर कानून बना देने से गरीबों, दलितों और जो मजदूर थे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालत और कचहरी के जो नियम हैं वो केवल अमीर व पैसे वालों के लोगों के इशारे पर काम करते हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय सामंत, जमींदार, छोटे छोटे रियायतों के नवाब राज्य का नियंत्रण और नीतियों का निर्धारण कर रहे थे। किसानों का सीधा संघर्ष अंग्रेज सरकार, सामंत, जमींदार, अफसर और महाजनों से था। ये सब गोलबंद होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे का साथ देते हुए किसानों का वो शोषण कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि गोदान में किसान और जमींदारों के बीच संघर्ष का कोई भी संकेत नहीं मिलता। किसान जीवन पर जमींदारों और महाजनों का अधिकार है, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारों का निर्धारण भी वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अंग्रेज हुकूमत के साथ मिलकर देश के बड़े जमींदार, सामंत और रियासतों के नवाब ये क्या करते हैं, पूरे राज्य को चला रहे थे और सारे नियम कानून वो यही लोग तय करते थे। ये सब ताकतवर लोग एक ग्रुप बनाकर अपने फायदे के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर क्या करते हैं, इन गरीब किसानों को लूटते हैं। गोदान उपन्यास में शुरुआत में किसानों और जमींदारों के बीच आमने सामने की एक सीधी लड़ाई अगर हम देखें तो वो हमें नहीं दिखाई गई। किसानों की पूरी जिंदगी पर इन जमींदारों और सूदखोर महाजनों का पूरा कब्जा था और वही तय करते थे किसानों को समाज में कैसे जीना चाहिए और उन किसानों के जो अधिकार हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। जमींदार और उनके कारिंदे किसान जीवन के नियामक बने हुए थे। फिर किसान इस शोषण के विरोध में विद्रोह वो कैसे करेगा, करने की सोच भी नहीं सकता है। मानवीय अस्तित्व की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान सर्वथा इन्हीं शोषकों की मर्जी पर निर्भर है। अब क्या हुआ कि जमींदार और जो उनके मुंशी थे, जिन्हें यहाँ पे कारिंदे कहा गया है, कारिंदे का मतलब हुआ मुंशी, तो जमींदार और उनके मुंशी ये किसानों की तकदीर का फैसला करते थे। ऐसे में कोई गरीब किसान इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपनी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीने की जो बुनियादी ज़रूरतें थी, इनको पूरा करने के लिए किसान को पूरी तरीके से इन्हीं
लुटेरों की दया और मर्जी पर जो है जीना पड़ता था। गाय की अभिलाषा रखने वाला होरी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। यह समाज का वही वंचित तबका है जो भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों में जो है शामिल है। जाति के आधार पर इनका सामाजिक दर्जा तय है, बल्कि व्यवसाय तथा उत्पादन के साधनों के साथ इनका संबंध भी तय है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो होरी है वो अपने घर में एक गाय रखने की इच्छा रखता था। जीवन भर तड़पने के बाद भी उसकी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। वो समाज के उस गरीब और पिछड़े वर्ग से आता है जिन्हें हमारी सामाजिक जाति व्यवस्था के नीचे जो है दबाया जाता है। जाति के कारण ही समाज में न केवल इनकी इज्जत तय होती है, बल्कि ये पहले से ही तय कर दिया जाता है कि वो क्या काम करेंगे और उनके पास जो है कितनी जमीन होगी। उत्पादन प्रणाली में उनके हिस्से में केवल श्रम ही आया है। इनके परिश्रम से उत्पन्न उत्पाद और जाति व्यवस्था में श्रेष्ठ मानी गई जातियों का ही जो है अधिकार है। इन तथाकथित उच्च जाति का काम केवल भोग करना है। श्रम न करके भी जीवन के सभी सुख इनके समक्ष जो है वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो समाज का ये जो पूरे कामकाज का चक्र है, इस चक्र में ये गरीब किसानों के हिस्से में केवल दिन रात मेहनत करना लिखा है। ये खून पसीने से जो भी अनाज पैदा करते हैं उस पर समाज की जो ऊंची माने जाने वाली जातियां हैं वो कब्जा कर लेती है। इन बड़े लोगों का काम केवल ऐशो आराम करना और खुद मेहनत ना करके दूसरों की मेहनत पर जो है अपना जीवन यापन करना था। यह उस जाति व्यवस्था का कमाल है जो जन्म के आधार पर जो है निश्चित होती है। केवल कुछ व्यक्तियों के लिए संपूर्ण बहुजन और सर्वहारा को या तो मजदूर बनकर जीना पड़ रहा है या सेवा करने वाला गुलाम। उत्पादन के सभी संसाधनों और श्रम पर भी जो है इन्हीं उच्च कही गई जातियों का एकाधिकार है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये सब जो जाति प्रथा है ये सब इस जाति प्रथा का खेल है जो इंसान के कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय कर दी जाती है। गिने चुने अमीर लोगों के ऐश के लिए पूरे मजदूर और गरीब समाज को या तो मजदूरी करनी पड़ती है या फिर इनका गुलाम बनना पड़ता है। कमाई के सारे साधनों और गरीब की मेहनत पर इन गिने चुने ये जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं ये क्या करते हैं, अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए समय समय पर ये दमनकारी तरीके जो है वो अपनाते रहते हैं, जिससे किसान और मजदूरों पर इनका जो है दबाव बना रहे। किसान और मजदूरों का श्रम, इनका मूल्य इनकी शर्तों पर नहीं बल्कि जमींदारों, साहूकारों, अधिकारियों की शर्तों के अनुसार जो है तय होता है, जो कभी भी उसके आर्थिक स्तर से ऊपर उठने में जो है मदद नहीं करती। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अपने इस रसूख और कर्जे को बचाए रखने के लिए ये अमीर लोग क्या करते हैं, ये समय समय पर डराने धमकाने और जुल्म के तरीके अपनाते हैं ताकि गरीब इंसान जो है वो हमेशा दबा रहे। मजदूर और किसान की मेहनत की कीमत उनके मुताबिक नहीं बल्कि इन जमींदारों, साहूकारों और अफसरों के मुताबिक जो है वो तय होती थी। ये कीमत इतनी कम होती है कि गरीब इंसान अपनी कंगाली से उठकर कभी थोड़ा सा भी अमीर जो है वो बन ही नहीं पाता, बल्कि होरी तो किसान से मजदूर बनने के लिए जो है मजबूर हो गया है। थोड़ी सी जमीन जो उसे व उसके परिवार के लिए जान से भी प्यारी थी, उस जमीन को बचाने में वह असमर्थ हो जाता है। दरवाजे पर गाय का बंधा होना एक किसान के लिए जीवन भर की पूंजी है। वह सपना है, लेकिन होरी का गाय खरीदने का सपना जो है वो अंत तक पूरा नहीं हुआ। गाय की आकांक्षा मन में लिए ही जो है होरी मर जाता है। तो यहाँ पे यही चक्र बताया गया है कि जो भयंकर चक्र था इस प्रथा का, उसके कारण होरी क्या करता है, खुद खेत के मालिक से लाचार होकर क्या करता है, एक मजदूर बनने की कगार पर आ जाता है। वो अपनी बची कुची थोड़ी सी ज़मीन जो उसे उसके परिवार से मिली थी और उसको बहुत प्यारी थी, उससे भी क्या करता है, हाथ धो बैठता है। अपने घर के दरवाजे पर एक गाय बांधने की होरी की इच्छा थी, उसके लिए उसने अपने जीवन भर की इज्जत और कमाई दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी होरी की जो इच्छा है वो मरते दम तक पूरी नहीं हो पाती और होरी इसी अधूरी इच्छा के साथ जो है वो मर जाता है।
गोदान में होरी की गाय खरीदने की आकांक्षा का पूर्ण न होना केवल वैयक्तिक आकांक्षा के संदर्भ में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। यहाँ प्रेमचंद भारतीय किसानों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को जो है उजागर करना चाहते थे। इस वास्तविकता में छिपे उस सत्य से तत्कालीन समाज और संवेदनशील पाठक वर्ग को परिचित करवाना जो है वो प्रेमचंद चाहते थे। सामंतवाद के अंत और पूंजीवाद के उद्भव की उन स्थितियों से अवगत कराना चाह रहे थे। वह किसान और जमींदार कृषक सभ्यता के दोनों स्तंभों के धराशायी होने से जो है चिंतित थे। बदलते आर्थिक संदर्भों में गरीब किसान या मजदूर की आर्थिक स्थिति में जो है कोई बदलाव आने का संकेत नहीं मिलता है। तो होरी की गाय खरीदने की जो इच्छा थी, इसका अधूरा रह जाना केवल एक होरी की कहानी नहीं थी, बल्कि इसके जरिए प्रेमचंद ने क्या किया, उस समय के सभी भारतीय किसानों की जो मजबूरी थी उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह कहानी पढ़ने वालों को, यानी कि जो ये उपन्यास पढ़ेंगे, उन लोगों को समाज के उस कड़वे सच का एहसास कराना चाहते थे। प्रेमचंद दिखाना चाहते थे कि कैसे जमींदारी सिस्टम जो था वो खत्म हो रहा था और नया पैसों का जो खेल था, यानी कि जो पूंजीवाद था, ये शुरू हो रहा था। इस बदलाव के कारण खेती किसानी के दो मुख्य आधार, पहला तो किसान और दूसरा जमींदार, ये दोनों जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे, जिससे प्रेमचंद जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आर्थिक अधिकार चाहे जमींदारी के हाथ में रहे चाहे पूंजीपतियों के हाथ में हो, किसान और मजदूर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक किसान अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करके आर्थिक उत्पादन में अपनी भागीदारी निश्चित करने के लिए संघर्ष नहीं करता, तब तक होरी जैसी दयनीय स्थिति से बचने का उसके पास जो है दूसरा कारगर उपाय नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि समय बदलने के बाद भी गरीब किसान और मजदूरों की जो स्थिति थी, इसमें कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। पैसों और ताकत की जो चाबी थी, ये पुराने जमींदारों के पास रहे या फिर पूंजीपतियों के पास आ जाए, पर इसमें पिसेगा कौन? हमेशा ही मजदूर और किसान, ये दोनों पिसते हैं। इनकी हालत वैसी की वैसी ही बनी रहती है। प्रेमचंद ये साफ कहते हैं कि जब तक किसान एकजुट होकर समाज में अपनी स्थिति मजबूत नहीं करेंगे और अपनी मेहनत का सही कीमत वसूलने के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये बदलाव बिल्कुल नामुमकिन है। इस बराबरी की लड़ाई के बिना किसी भी गरीब के पास होरी जैसी लाचारी और बदहाली की मौत से बचने का कोई दूसरा रास्ता या उपाय है ही नहीं। तो ये सब प्रेमचंद ने जो है अपने इस गोदान उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से आज हमने इस यूनिट का जो सारांश था इसे कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।